कार्बन और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड तो है ही सही, और ये जितने भी पाई बॉन्ड करेंगे पूरी लेयर के अंदर क्या करेंगे, रेजोनेंस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयंस हैज सेम वैल्यू ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। केमेनोफोर कलर्ड होता है, बिल्कुल होता है। कैसे कलर का होता है, पर्पल कलर का। केमेनोफोर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, +7। हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस T20 सीरीज़ के अंदर हम लेके आए हैं केमिस्ट्री के PDF ब्लॉक के टॉप 20 क्वेश्चंस आपके लिए, ठीक है। इन टॉप 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए हम पूरे चैप्टर का क्विक रिवीजन करने की भी कोशिश करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। N बॉन्ड नॉट प्रेजेंट इन। N बॉन्ड किस में उपस्थित नहीं है। हमें 4 मॉलिक्यूल यहाँ पे गिवन है, N2O4, N2O5, N2O3 एंड N2O। ये चारों मॉलिक्यूल के अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे, हमसे सिंपली ये पूछा जा रहा है कि किस स्ट्रक्चर के अंदर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में कोई डायरेक्ट बॉन्ड नहीं है। तो अगर हम स्ट्रक्चर देखें, N2O4 नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। N2O5 नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में कोई डायरेक्ट बॉन्ड नहीं है, बीच में कौन आ रहा है, ऑक्सीजन, तो ये हमारा आंसर होगा। N2O3 नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। N2O में भी नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है किस में N और N के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सी एसिड गिव्स पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड ऑन हाइड्रोलाइसिस। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, पर कभी पढ़ने में इसके अंदर गड़बड़ हो जाती है। पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोलाइसिस होने पर मिले हमें, तो पहले हमें समझना है कि पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है H2SO5। इसका एक कॉमन नेम भी होता है जिसे आप जानते हैं, कैरोस एसिड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कैरोस एसिड। अब कैरोस एसिड या परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड इन 4 मॉलिक्यूल में से किसके हाइड्रोलाइसिस से मिलेगा, एक बार इनका मैकेनिज्म देखते हैं हाइड्रोलाइसिस के। अगर हम H2SO5 लें, वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो हमें H2SO4 और H2O2 मिलेगा। कैसे, वाटर अटैक करेगा पोलर बॉन्ड के ऊपर, ऑक्सीजन की EN ज़्यादा है तो इस पर पार्शियल नेगेटिव आएगा, सल्फर की EN कंपेरेटिवली कम है तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव वाला नेगेटिव पे जाएगा और OH-S+ पॉजिटिव पे जाएगा। अटैक होने के बाद जब ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल बनेगा H2SO4 और ये मॉलिक्यूल बनेगा H2O2। तो यहाँ पे हमें H2SO4 और H2O2 का फॉर्मेशन होगा, H2SO5 का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। H2S2O7 हाइड्रोलाइसिस होने पे 2H2SO4 देते हैं। H2H2O7 होता है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, जिसका एक और कॉमन नेम होता है ओलियम। पायरो एसिड जनरली हाइड्रोलाइसिस होने पर अपने पेरेंट एसिड के अंदर कन्वर्ट होते हैं। वही मैकेनिज्म हमें यहाँ पे दिया हुआ है। हमने स्ट्रक्चर बनाया ओलियम का, अगर हम पोलर बॉन्ड को यहाँ से तोड़ेंगे तो ये भी हमें H2SO4 मिलेगा और ये भी हमें H2SO4 मिलेगा। तो क्या हमें ट्वाइस H2SO4 मिलेगा, पर हमें यहाँ पे भी कोई H2SO5 मतलब कैरोस एसिड का फॉर्मेशन नहीं मिला, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं। H2H2O8 परऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका एक और कॉमन नेम होता है मार्शल्स एसिड। इस एसिड के हाइड्रोलाइसिस अगर हम करें तो यहाँ पे इस पोलर बॉन्ड के ऊपर वाटर अटैक करेगा। ओवरऑल हमारे पास एक बनेगा H2SO4 और ये वाला पूरा मॉलिक्यूल बनेगा H2SO5। तो क्या यहाँ पे H2SO5 कैरोस एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, किसके हाइड्रोलाइसिस से हो रहा है, मार्शल एसिड के हाइड्रोलाइसिस से। तो क्या ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, बिल्कुल देखते हैं ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ग्रेफाइट। तो फर्स्ट ऑप्शन है द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड ग्रेटर देन 1। सेकेंड ऑप्शन है ग्रेफाइट इज अ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर। थर्ड ऑप्शन है ऑल कार्बन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। एंड फोर्थ ऑप्शन है इट इज हार्डर देन डायमंड। तो एक नज़र में ही देखने पे हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट तो ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा है। कैसे, हम ऑलरेडी जानते हैं कि डायमंड
नेचुरल सब्सटेंसेस में सबसे हार्ड सब्सटेंस होता है या हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस होता है। इनफैक्ट ग्रेफाइट तो ड्राई लुब्रिकेंट की तरह इस्तेमाल में लिया जाता है। लेयर और लेयर के बीच में वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण स्लिपरी होता है, तो ये हार्ड नहीं हो सकता और डायमंड से हार्ड तो कैसे भी नहीं हो सकता। तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे इनकरेक्ट आंसर तो मिल गया है, पर बाकी 3 ऑप्शंस कैसे करेक्ट है उसको समझने के लिए एक बार डायग्राम की तरफ चलते हैं। डायग्राम, कार्बन के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। उसमें से ये 3 कार्बन के साथ ऑलरेडी बॉन्ड बना रहा है, बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन के बचे हुए इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर रहा है, पाई बॉन्ड बना रहा है। ऐसा इस रिंग में ज़्यादातर कार्बन करेंगे, 3 कार्बन के साथ जुड़े हुए रहेंगे और बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन से क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड पूरी हेक्सागोनल शीट लाइक स्ट्रक्चर में फ्रीली रोटेट करेगा रेजोनेंस के कारण। किसके कारण, रेजोनेंस के कारण। और इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट के कारण या फ्री पाई इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण ग्रेफाइट शोज कंडक्टिविटी। तो क्या सेकंड स्टेटमेंट ग्रेफाइट कंडक्टिविटी शो करता है, सही है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री पाई इलेक्ट्रॉन्स। इस बात के ऊपर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन देखें, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन sp2। ग्रेफाइट के अंदर अभी अभी हमने डिस्कस करा कि हमारे पास यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं और 1 पाई बॉन्ड बन रहा है। हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड काउंट नहीं होता, 3 सिग्मा बॉन्ड काउंट होंगे। तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, 0 लोन पेयर है, तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp2। तो ऑप्शन नंबर 3 भी कैसा हो गया, करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन, बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन कार्बन कार्बन इज ग्रेटर देन 1। ऑब्वियसली कार्बन और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड तो है ही सही, और ये जितने भी पाई बॉन्ड करेंगे पूरी लेयर के अंदर क्या करेंगे, रेजोनेंस करेंगे, और रेजोनेंस करने के कारण हर एक बॉन्ड पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। उस डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाने के कारण बॉन्ड ऑर्डर जो रहेगा वो 1 से ज़्यादा रहेगा, इसलिए ये स्टेटमेंट भी कैसा है, करेक्ट है। तो ओनली इनकरेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, 4th। तो हमें से इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The ratio of number of 2c2 electron and 3c2 electron bonds in डायबोरेन। बहुत ही इजी क्वेश्चन। अगर हमें डायग्राम आता है डायबोरेन का, तो हमें नंबर ऑफ 3c2 इलेक्ट्रॉन एंड 2c2 इलेक्ट्रॉन पहचानने में कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। अगर हम डायबोरेन की बात करें तो डायबोरेन के अंदर BHB टोटल हमारे पास यहाँ पे 6 हाइड्रोजन्स होते हैं। इनमें से ये 4 हाइड्रोजन जो साइड में हैं इन्हें मैं टर्मिनल हाइड्रोजन बोलता हूँ, और जो ये 2 बोरोन के बीच में जुड़े हुए हैं इन्हें ब्रिजिंग हाइड्रोजन बोला जाता है, ठीक है। ये जो बोरोन, हाइड्रोजन और बोरोन है, ये तीनों एटम्स मतलब 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन से जुड़े होते हैं, इसलिए इस पूरे बॉन्ड को क्या बोला जाता है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और ऐसे हमारे इस मॉलिक्यूल में 2 बॉन्ड है, एक ये ऊपर वाला बनाना शेप वाला बॉन्ड और एक नीचे वाला। तो टोटल हमारे पास 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हो गए, 2। इसी तरीके से अगर हम 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की बात करें, तो ऐसा बॉन्ड जो 2 एटम्स के बीच में बन रहा हो, 2 इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से बन रहा हो, उसको हम 2c2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोलते हैं। ऐसे बॉन्ड जितने भी टर्मिनल हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, ये सब के सब 2 एटम के बीच में बॉन्ड बन रहे हैं और 2 ही इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बन रहे हैं। तो ये चारों के चारों बॉन्ड कैसे बॉन्डेड, 2c2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो नंबर ऑफ 2c2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हमारे पास कितने आ गए, 4। अब तो हमें सिंपली रेशो निकालना है, नंबर ऑफ 2c2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड अपॉन नंबर ऑफ 3c2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो 4/2, 2:1। 2:1 कौन से ऑप्शन में गिवन है, एक बार चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर 3। तो यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। स्टेबिलिटी ऑफ आयंस ऑफ जर्मेनियम SnPb विल बी इन ऑर्डर। हमसे SnPb और Ge के जो आयंस बनेंगे उनके स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा जा रहा है, ठीक है। अब +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर हमसे स्टेबिलिटी पूछी जा रही है। तो एक जनरल कंसेप्ट मैं आपको बता दूं, जब भी P ब्लॉक के आयंस की आपसे स्टेबिलिटी पूछी जाए तो इनर्ट पेयर इफेक्ट का रोल आता है। किसका रोल आता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। आपको उसके कुछ रूल्स याद होंगे। इनर्ट पेयर इफेक्ट के अकॉर्डिंग टॉप से बॉटम जाने पर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, एंड 6th पीरियड एलिमेंट्स के अंदर
लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपैरिजन में मोर स्टेबल होती है, पर अदर पीरियड्स के अंदर हायर वाली लोअर से ज़्यादा स्टेबल होती है। ये कुछ पॉइंट्स है जो इनर्ट पेयर इफेक्ट के आपको पता होने चाहिए। तो उसके बेसिस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन ग्रुप नंबर 14 है। ग्रुप नंबर 14 के अंदर हमारे पास दो तरीके की ऑक्सीडेशन स्टेट है, +4 एंड +2। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। पहला स्टेटमेंट या पहला ऑप्शन देखें तो हमें यहाँ पे आयंस जो दिए गए हैं वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में दिए हुए हैं, मतलब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में दिए गए हैं। तो क्या लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी नीचे जाने पे बढ़ती है? हाँ सर, ये नीचे जा रहे हैं। हाँ, हम ग्रुप के एलिमेंट्स बोलेंगे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SN एंड PB। तो क्या हम टॉप से बॉटम जा रहे हैं? और टॉप से बॉटम जाने पे LOS की स्टेबिलिटी बढ़ती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ये वाला हमारे पास ऑर्डर करेक्ट है। सेकंड देखें, यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर गिवन है। +4 कैसी ऑक्सीडेशन स्टेट है? हायर। और हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू इनर्ट पेयर इफेक्ट स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्या यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर आ रहा है? ये स्टेटमेंट भी हमें कैसा मिल रहा है? ये ऑप्शन भी करेक्ट मिल रहा है। थर्ड देखें, SN +4 और SN +2। पहले मुझे बताइए, क्या ये दोनों आयंस जो हमें दिए गए हैं SN के, क्या SN हमारे पास 5th पीरियड का एलिमेंट है? और हम ऑलरेडी जानते हैं कि वो 6th पीरियड में LOS HOS से ज़्यादा होता है, जो कि PB है 6th पीरियड का। पर यहाँ पे हमसे SN की बात हो रही है जो कि कौन से पीरियड का है? 5th पीरियड। और बाकी सभी पीरियड्स में +4 मतलब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो क्या यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 भी करेक्ट है? वैसे तो दो ऑप्शन करेक्ट आने पर ही हमें ऑल ऑफ दिस मार्क कर देना चाहिए था, पर ऑलरेडी हम तीनों के बारे में जानते हैं तो तीनों चेक कर लेना ज़्यादा सही है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 4। चेक कर लेते हैं ये एक्सप्लेनेशन जो मैंने अभी आपको बताया, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ। PbI4 क्यों एग्जिस्ट नहीं करता? तो पहले तो हमें ये पता ही होना चाहिए कि PbI4 नहीं बनता। अब इसके रीजंस क्या दिए जाएंगे वो हम यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखते हैं। बहुत सी बार ऐसा होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल के एग्जिस्ट करने ना करने के या करने के मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, तो हमें वो ऑप्शन मार्क करके आना होता है जो गिवन ऑप्शंस के अंदर है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, पहला रीज़न दिया हुआ है इसके एग्जिस्ट ना करने का ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ I-, जो कि स्टेटमेंट ही गलत है। I- तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन शेल बहुत ज़्यादा है, उसका साइज़ बहुत बड़ा होगा और माइनस होने के कारण और बड़ा हो जाएगा, तो उसका साइज़ स्मॉल नहीं होता, लार्ज होता है। ठीक है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ Pb+4 एंड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नेचर ऑफ I-, ये एक प्रोबेबल आंसर लगता है। अभी इसको डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन देखकर। अगर हम PbI4 की बात करें तो यहाँ पे PB कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +4। और आयोडीन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में? -1। इनर्ट पेयर इफेक्ट के अकॉर्डिंग अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जितने भी हमारे पास 6 पीरियड एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप नंबर 13, 14, 15 के, उनके अंदर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो क्या Pb+4 और Pb+2 में +2 ज़्यादा स्टेबल है? तो क्या ये Pb+4 में रहना चाहेगा? नहीं रहना चाहेगा। किस में जाना चाहेगा? +2 में जाना चाहेगा। खुद का क्या करेगा? रिडक्शन करेगा। तो जो आयन खुद का रिडक्शन करता है विल एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। साथ में हमें दिया हुआ है कि I- इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नेचर। तो यस, F-, Cl-, Br-, I- रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं, और हम ऑलरेडी जानते हैं सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नेचर का I- होता है। तो ये I- भी Pb+4 को +4 में रहने नहीं देगा। किस में रिड्यूस करे मानेगा? +2 में करे मानेगा। तो Pb+4 पहले ही अनस्टेबल है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, और I- की स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नेचर होने के कारण वो Pb को +4 में वैसे भी रहने नहीं देगा। इसलिए Pb I के साथ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसलिए PbI4 एग्जिस्ट नहीं करता। तो नहीं करता, या अगर हमने बना दिया तो फिर ये किस में टूट जाएगा? तो PbI4 टूट जाता है PbI2 + I2 के अंदर। तो PbI4 के एग्जिस्ट ना करने के हमें दो रीजन का क्यूमुलेटिव मिला। पहला Pb+4 की ऑक्सीडाइजिंग नेचर एंड I- की स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नेचर, ऐसा हमें सेकंड ऑप्शन में गिवन है।
थर्ड ऑप्शन को एक बार देख लेते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नेचर ऑफ Pb+4। अभी हमने डिस्कस करा Pb+4 ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है, रिड्यूसिंग नेचर का नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं जाएगा। और लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ I-, ये भी मोस्ट करेक्ट आंसर नहीं है। मोस्ट करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आंसर चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एल्केलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ P4 बाय NaOH। यहाँ पे हमें देखना है कि हाइड्रोलाइसिस किसका हो रहा है, फॉस्फोरस का। फॉस्फोरस मेटल है या नॉन मेटल, नॉन मेटल। तो नॉन मेटल के हाइड्रोलाइसिस के लिए एक छोटा सा पॉइंट होता है, सॉल्यूशन में देखते हैं। नॉन मेटल जब भी हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो जो भी नॉन मेटल है वो अपना लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्सी एसिड बनाता है, साथ में उसी नॉन मेटल का क्या बनता है, हाइड्रेट। अगर ये हाइड्रोलाइसिस किसी एल्कलाइन मीडियम में हो रहा है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है NaOH की प्रेजेंस में हो रहा है, तो जितने भी इस ऑक्सी एसिड या इस हाइड्राइड में एसिडिक हाइड्रोजन है वो सब किससे रिप्लेस हो जाएंगे, Na, और सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, सोडियम के सॉल्ट का। तो अगर हम यहाँ पे फॉस्फोरस की बात करें तो क्या है, फॉस्फोरस नॉन मेटल है। नॉन मेटल्स हाइड्रोलाइसिस करने पर डिस्प्रपोर्शनेट होते हैं, तो ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये +1 में गया, ये -3 में गया, तो P4 हाइड्रोलाइसिस होने पे डिस्प्रपोर्शनेट हुआ और हाइपोफॉस्फोरस एसिड बना और साथ में PH3 फॉस्फीन का फॉर्मेशन हुआ। हमने बोला अगर एल्कलाइन मीडियम में होगा तो ये एसिड और बेस मिलके यहाँ पे सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेंगे और जितने भी एसिडिक हाइड्रोजन होंगे वो Na से रिप्लेस हो जाएंगे। तो यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन अगर हम H3PO2 में देखें तो एक ही हमारे पास हाइड्रोजन कैसा है, एसिडिक नेचर का है। बाकी दोनों जो हाइड्रोजन है वो डायरेक्टली फॉस्फोरस से अटैच है और डायरेक्टली फॉस्फोरस से जुड़े हुए हाइड्रोजन एसिडिक नेचर शो नहीं करते, इसलिए केवल एक ही हाइड्रोजन Na से रिप्लेस होकर NaH2PO2 का फॉर्मेशन करेगा, जिसका नाम होता है सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। तो P4 के हाइड्रोलाइसिस से एल्कलाइन मीडियम में हमें क्या मिलेगा, NaH2PO2। ऐसा हमें कौन से ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन नंबर 1 के अंदर। देख लेते हैं आंसर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर फॉर द हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन एंड जेनॉन। इनर्ट गैसेस की हमसे वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी पूछी जा रही है, तो पहले जनरल डिस्कशन हमें पता होना चाहिए। इनर्ट गैसेस इन जनरल पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होती, या बोले बहुत ही स्पेरिंगली सॉल्युबल होती है, बहुत ही कम सॉल्युबल होती है। तो ये सब सॉल्युबल तो नहीं है, पर अब हमसे पूछ लिया गया है कि हमें ऑर्डर बताइए कि अगर होती या इनकी टेंडेंसी थोड़ी बहुत भी है तो किसकी थोड़ी सी ज़्यादा है और किसकी थोड़ी सी कम है। तो अगर हम टेंडेंसी ऑफ सॉल्युबिलिटी या कंपेरेटिव सॉल्युबिलिटी निकालें तो पानी के साथ वो चीज़ सॉल्युबल होती है जो पानी के साथ बॉन्ड बनाती है। अब हीलियम पानी के साथ किस तरीके का बॉन्ड बनाएगी, तो सॉल्यूशन पे देखते हैं। अगर हम हीलियम या कोई भी इनर्ट गैस की बात करें तो हीलियम एक नॉन पोलर एलिमेंट है। H2O की बात करें तो ये एक पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर और नॉन पोलर स्पीशीज के बीच में हम जानते हैं वॉन्डरवॉल टाइप का अट्रैक्शन होता है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसका एक और नाम होता है डिबाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो क्या यहाँ पे वाटर और इनर्ट गैस के बीच में बॉन्ड हो सकता है? हाँ, हो सकता है। कौन सा फोर्स हो सकता है? डिबाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब सभी इनर्ट गैसेस इस तरीके का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखेगी तो सभी सॉल्युबल हो सकती है, स्पेरिंगली सॉल्युबल इसलिए बोला जाता है। अब हमें तो कंपैरिजन करके बताना है कि कौन ज़्यादा सॉल्युबल है और कौन कम सॉल्युबल है। तो हम जानते हैं कि जो वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो एटॉमिक वेट पे डिपेंड करता है। वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक वेट। हम जानते हैं टॉप से बॉटम जाने पर एटॉमिक वेट बढ़ेगा, वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और जो इनर्ट गैस वाटर के साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्गर वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनाएगी उसकी सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर ज़्यादा होगी। तो वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने के कारण टॉप से बॉटम जाने पर सॉल्युबिलिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर आएगा। कैसा ऑर्डर आएगा? इंक्रीजिंग। कौन से ऑप्शन में हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर दिया हुआ है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन। क्या थर्ड ऑप्शन में गिवन है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। देखते हैं आंसर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। XeF2 रिएक्ट विथ PF5, जेनॉन फ्लोराइड, वो भी डाइफ्लोराइड, रिएक्ट विथ PF5, फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड।
तो हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट में क्या मिलेगा। तो इस रिएक्शन को प्रोसीड करने से पहले या इन दोनों के बीच में रिएक्शन से हमें क्या मिलेगा, एक जनरल कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए कि जेनॉन के जो फ्लोराइड्स होते हैं ये F- डोनर होते हैं। जनरली ये F- डोनेट करके सामने वाले के साथ रिएक्ट करते हैं। तो XCF2 अगर PF5 के साथ रिएक्शन करेगा तो XCF2 अपना एक F- किसको देगा, फॉस्फोरस को। और इसीलिए जेनॉन फ्लोराइड्स को फ्लोरीनेटिंग एजेंट्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फ्लोरीनेटिंग एजेंट। अगर ऐसा होगा तो क्या यहां से एक F- निकलेगा और एक F- निकलेगा तो क्या XCF+ बचेगा। सिमिलरली एक F- PF5 के पास जाएगा तो क्या एक F- ज़्यादा होने के कारण ये PF6- बन जाएगा। तो इस ट्रांसफर ऑफ F- के कारण हमें जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो XCF+ मिलेगा और PF6- मिलेगा। तो क्या हमें ऑप्शन नंबर 2 मिल जाएगा। ये तो हमारे पास आंसर हो गया। एक छोटा सा कंसेप्ट समझते हैं, इसका एक एक्सेप्शन होता है, उसको देख लेते हैं। जेनॉन फ्लोराइड जनरली एक्ट एज अ F- डोनर, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया। पर अगर यही जेनॉन फ्लोराइड एस ब्लॉक के किसी फ्लोराइड के साथ रिएक्शन करे तो उस केस में F- डोनेट नहीं करता बल्कि F- एक्सेप्ट करता है। इस बात को हमें याद रखना है। यहाँ पे जो हमें मॉलिक्यूल दिया गया था ये एस ब्लॉक का फ्लोराइड नहीं था, इसलिए यहाँ पे किसकी तरह एक्ट करा, F- डोनर की तरह एक्ट करा। और डोनर की तरह एक्ट करने के कारण हमें क्या मिला, XCF+ PF6-। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following statement is correct? Statement based question है। F2 has higher bond dissociation energy than Cl2. F has higher electron affinity than chlorine. HF is stronger acid than HCl. एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप इन हैलोजेंस। तो एक टिपिकल हैलोजन फैमिली का क्वेश्चन है जिसके अंदर हैलोजेंस की और हैलोजेंस से बनने वाले कंपाउंड्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज का, उनमें भी मेनली हैलोजेंस में से फ्लोरीन और क्लोरीन की प्रॉपर्टीज का ऑर्डर पूछा जा रहा है और हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऑर्डर करेक्ट है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, सॉल्यूशन की तरफ चले, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की अगर हम बात करें, F2 और Cl2, हम जानते हैं कि F2 की बॉन्ड एनर्जी Cl2 से कम हो जाती है। टॉप से बॉटम जाने पे बॉन्ड एनर्जी कम होती है, पर थर्ड पीरियड की बॉन्ड एनर्जी सेकंड पीरियड से ज़्यादा होती है, क्योंकि सेकंड पीरियड एलिमेंट फ्लोरीन की साइज छोटी नहीं, बहुत छोटी होती है और इनके बीच में ये लोन पेयर के बीच में हाई रिपल्शन आता है और इस हाई रिपल्शन के कारण थर्ड पीरियड की बॉन्ड एनर्जी सेकंड पीरियड से ज़्यादा हो जाती है। तो अगर F2 और Cl2 में बात करें तो Cl2 की बॉन्ड एनर्जी F2 से ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर हम Ea के केस में बात करें तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, टॉप से बॉटम जाने पर Ea कम होती है, पर हम जानते हैं ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को हाई रिपल्शन फील होता है, इसलिए थर्ड पीरियड वाले क्लोरीन की Ea की वैल्यू सेकेंड पीरियड वाले फ्लोरीन से ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्लोरीन और फ्लोरीन में किसकी Ea ज़्यादा, क्लोरीन की ज़्यादा। एसिडिक नेचर की अगर हम बात करें तो HF और HCl एसिडिक नेचर मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करेगा, हाइड्राइड है। हम जानते हैं हाइड्राइड्स के एसिडिक नेचर टॉप से बॉटम जाने पर इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है, मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। वन ऑफ द रीजन क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन साइज इंक्रीज हो रहा है। साइज इंक्रीज होगा तो H और X हैलोजन के बीच में बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड तोड़ना आसान होगा, तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। और बॉन्ड इजीली टूटेगा तो बॉन्ड टूट के वो क्या देगा, H+, और H देने की टेंडेंसी को क्या बोला जाता है, एसिडिक नेचर। तो क्या टॉप से बॉटम जाने पर साइज बढ़ रही है, हाँ। बॉन्ड एनर्जी कम होगी, हाँ। H+ देने की टेंडेंसी बढ़ेगी, हाँ। एसिडिक नेचर बढ़ेगी, हाँ। तो HCl के एसिडिक नेचर HF से कैसी होगी, ज़्यादा होगी। फोर्थ देख लेते हैं, F2Cl2 Br2I2 का बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट कोवेलेंट कंपाउंड पे किस प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है, तो F2Cl2 Br2I2 कोवेलेंट कंपाउंड्स है। कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूल के बीच के बॉन्ड के ऊपर डिपेंड करते हैं, और मॉलिक्यूल के बीच में दो तरीके के बॉन्ड्स होते हैं। बताइए कौन कौन से, हाइड्रोजन बॉन्ड
वॉन डर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इनमें से किसी भी मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड तो हो नहीं सकता, क्योंकि किसी भी मॉलिक्यूल में H हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो इन सब में वॉन डर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अगर हम F2 Cl2 Cl2 Br2 I2 I2 के मॉलिक्यूल के बीच में वॉन डर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि वॉन डर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पे डिपेंड करता है, मॉलिक्यूलर वेट पे। F2 Cl2 Br2 I2 टॉप से बॉटम जाने पे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, वॉन डर वॉल्स अट्रैक्शन बढ़ेगा, और जितना वॉन डर वॉल्स अट्रैक्शन होगा उतना ज़्यादा ही क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो F2 और Cl2 के अंदर किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा आएगा, Cl2 का। ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। F2 हैज हायर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देन Cl2, रॉन्ग। अभी अभी हमने देखा Cl2 की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी F2 से ज़्यादा है। F हैज हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन क्लोरीन, नहीं, अभी अभी हमने देखा कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज़्यादा है। इनफैक्ट पूरी पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट EA क्लोरीन का होता है। HF इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन HCl, अभी अभी हमने देखा कि टॉप से बॉटम जाने पर एसिडिक नेचर बढ़ रही है, H देने की टेंडेंसी बढ़ रही है, तो HCl बेटर होना चाहिए, पर ये बोल रहा है HF स्ट्रॉन्गर एसिड है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी कैसा हो जाएगा, रॉन्ग। और फोर्थ स्टेटमेंट बोल रहा है बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप इन हैलोजेंस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, टॉप से बॉटम जाने पर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है, इससे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। देख लेते हैं आंसर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, किसकी तरह वर्क करे, ऑक्सीडाइजिंग। ऐसा ही सिमिलर हमने अभी थोड़ी देर पहले पीबी के लिए क्वेश्चन करा था, यहाँ पे भी देख लेते हैं, हमें क्या फैक्टर देखना है, कैसे हम पहुँचेंगे आंसर तक। ठीक है, हमें पहले ये बात समझनी है कि यहाँ पे हमें कौन से आयंस की ऑक्सीडाइजिंग नेचर की बात हो रही है। तो ये सीरियम EU+3+2+4 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में हमें 4 ऑप्शन गिवन है। F ब्लॉक के जो आयंस होते हैं इनकी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3। तो अगर हम बात करें मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3। तो मुझे बताइए जो आयन स्टेबल है क्या वो खुद का रिडक्शन या खुद का ऑक्सीडेशन करके किसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना चाहेगा या नहीं। सर ऑब्वियसली वो स्टेबल है तो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं करेगा। तो स्टेबल आयन अपना ना तो ऑक्सीडेशन करते हैं ना ही अपना रिडक्शन करना चाहते हैं, इसलिए वो नाइदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं नॉर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो सर यहाँ से एक पॉइंट और समझ आया कि जो भी लेस स्टेबल या अनस्टेबल आयंस होते हैं वो स्टेबल में जाने की कोशिश करेंगे। हाँ बिल्कुल। तो आपने अभी अभी बताया कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल है, तो सीरियम +3 और EU+3 तो स्टेबल आयंस हो गए, और ये स्टेबल आयंस नाइदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नॉर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेंगे। अब बाकी 2 आयंस बचे हमारे पास EU+2 एंड Ce+4। ये इनमें से कौन रिड्यूसिंग नेचर का होगा कौन ऑक्सीडाइजिंग नेचर का, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि इनको स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ रहा है या गेन। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अगर हम सीरियम+4 ऑप्शन नंबर 4 की बात करें तो सीरियम+4 एंड सीरियम+3 दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं, पर ज़्यादा स्टेबल कौन, +3, क्योंकि हम जानते हैं सभी F ब्लॉक के अंदर मोस्ट स्टेबल या मोस्ट कॉमन आयन कौन होता है, +3। तो क्या +4 वाला +4 में रहना चाहेगा या +3 में जाना चाहेगा, +3 में जाना चाहेगा, और +3 में जाएगा तो खुद का क्या करेगा, रिडक्शन, तो विल एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग। क्या हमसे ऑक्सीडाइजिंग नेचर पूछी जा रही थी, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सीरियम+4। एक बार EU को भी देख लेते हैं। EU कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, +2। मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट F ब्लॉक की कौन सी है, +3। +2 से +3 में जाने के लिए खुद का क्या करना पड़ेगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन, और जो खुद का ऑक्सीडेशन करता है विल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। हमसे क्वेश्चन के अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा जा रहा था, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमें कौन मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, पिछले कुछ साल से इस तरीके के मैच द फॉलोइंग आ रहे हैं। BF3 NSiH3 होल थ्राइस P4 SiO2 इन प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग मैच करना है, ऑप्शंस कौन से करेक्ट है वो मैच करने हैं। तो पहले इनके स्ट्रक्चर या सॉल्यूशन देख लेते हैं। BF3 मॉलिक्यूल हम जानते हैं B और F के बीच में अगर बॉन्ड बनेगा 3 बॉन्ड बनेंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद F के पास लोन पेयर प्रेजेंट है और B के पास वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग बनेगी। क्या बनेगी, बैक बॉन्डिंग।
ये जो बैक बॉन्डिंग से यहाँ पे ये पाई बॉन्ड बनेगा, ये फ्लोरीन के 2p ऑर्बिटल के बीच में और बोरोन के भी 2p ऑर्बिटल के बीच में बनेगा। तो जो ये पाई बॉन्ड बनेगा ये p बॉन्ड बनेगा। तो फर्स्ट मॉलिक्यूल के अंदर BF3 के अंदर हमारे पास p बॉन्ड है। ऐसा हमें कौन सा ऑप्शन में गिवन है? BF3 के अंदर p बैक बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। सेकंड देखते हैं NSiH3। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन का लोन पेयर है और सिलिकॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ऑलरेडी बॉन्ड बन रहा है। उसके बाद ये कंडीशन मिलने के कारण यहाँ पे भी हमें बैक बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। और बैक बॉन्डिंग के अंदर यहाँ पे नाइट्रोजन का 2p ऑर्बिटल यूज हो रहा है और सिलिकॉन का वैकेंट d ऑर्बिटल यूज हो रहा है। तो ये जो पाई बॉन्ड बन रहा है ये कहलाएगा p d। तो NSiH3 के अंदर हमारे पास जो बॉन्ड का टाइप है वो है p d। तो हम B वाले को R से मैच कर देंगे। थर्ड है हमारे पास P4 दिया हुआ है, फॉस्फोरस दिया हुआ है। फॉस्फोरस का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इस तरीके का पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है। ईच फॉस्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है और sp3 के अंदर एक लोन पेयर होने के कारण पिरामिड शेप बनती है। कैसी शेप बनती है? पिरामिड। अब यहाँ पे थ्योरेटिकली हमें ये याद रखना पड़ेगा कि P और P के बीच में जो ये एंगल होता है ये 60 डिग्री होता है। कितना होता है? 60 डिग्री। हमें एक पॉइंट तो याद है कि वाइट फॉस्फोरस जो होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है, वेरी लेस स्टेबल होता है। और उसका रीज़न यही जाता है कि यहाँ पे जो एंगल होता है वो बहुत कम होता है और कम होने के कारण बॉन्ड बॉन्ड के बीच में रिपल्शन आता है या बोले एंगल स्ट्रेन आता है। उस एंगल स्ट्रेन आने के कारण फॉस्फोरस हाईली रिएक्टिव होता है। तो याद रखना है यहाँ पे जितने भी P और P के बीच में ऐसे बॉन्ड से ये सब के सब 60 डिग्री के हैं। तो ऐसा हमें कौन से ऑप्शन में गिवन है? P4 60, ठीक है। SiO2 एग्जाम में गलती करवाने वाला मॉलिक्यूल। SiO2 की अगर हम बात करें तो SiO2 को अगर हम थोड़ा सा ध्यान नहीं रखेंगे तो इस तरीके का CO2 की तरह बना बैठेंगे, कार्बन की जगह सिलिकॉन लगा के इस तरीके का। पर इस तरीके का स्ट्रक्चर SiO2 का एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि ये जो पाई बॉन्ड बनता है ये सिलिकॉन के 3p ऑर्बिटल से बनता है और 3p से बना हुआ पाई बॉन्ड वीक होता है और टूट जाता है। तो ये फर्दर पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है जो कहलाता है 3D जाइंट नेटवर्क स्ट्रक्चर। और इस स्ट्रक्चर के अंदर ईच सिलिकॉन एटम इज बॉन्डेड विद 4 ऑक्सीजन एटम, मतलब फॉर्मिंग 4 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर, मीन्स हाइब्रिडाइजेशन sp3। कैसा हाइब्रिडाइजेशन आता है? sp3। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो SiO2 का हाइब्रिडाइजेशन कैसा आ जाएगा? sp3। तो इस तरीके का हमें ऑप्शन कौन से में गिवन है? A का Q, B का R, C का S और D का P, ऑप्शन नंबर 1 के अंदर। तो देखते हैं आंसर क्या गिवन है। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑक्साइड ऑफ Mn इज एसिडिक इन नेचर? Mn का कौन सा ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति का है? अगर हम एसिडिक नेचर की बात करें तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि एसिडिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू En इन केस ऑफ ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स के लिए एसिडिक नेचर En के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पर सर इन चारों मॉलिक्यूल के अंदर En किसकी ले? चारों में Mn ही गिवन है। तो अगर एलिमेंट सेम होता है तो उस केस में उस एलिमेंट का चार्ज देखा जाता है क्योंकि En इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव एंड Z इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? पॉजिटिव चार्ज। तो मुझे बताइए पॉजिटिव चार्ज जैसे जैसे बढ़ेगा क्या Z इफेक्टिव बढ़ेगा? Z इफेक्टिव जैसे जैसे बढ़ेगा En भी बढ़ेगा और En जैसे जैसे बढ़ेगा एसिडिक नेचर भी बढ़ेगा। तो मुझे बताइए केवल हमें चार्ज निकालना है। Mn पे कितना चार्ज? फर्स्ट ऑप्शन पे +2, सेकेंड ऑप्शन में +7, थर्ड ऑप्शन में +3, फोर्थ ऑप्शन में +4। जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा उसकी एसिडिक नेचर ज़्यादा। तो ऑल्दो अगर हम ओवरऑल मॉलिक्यूल के अंदर बता नहीं सक रहे एकदम से इस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन एग्जैक्टली एसिडिक है, तो जो मैक्सिमम एसिडिक है हम उसको चूज करते हुए चल लेंगे कि ये कैसा हो जाएगा? एसिडिक। क्लियर है? अब आपके दिमाग में एक डाउट आया होगा सर बाकी भी तो एसिडिक हो सकते हैं। तो इन जनरल अगर हम यहाँ पे देखें तो Mn के 4 तरीके के ऑक्साइड्स बनते हैं। इनमें से जो ये हायर वाला होता है ये एसिडिक नेचर का होता है,
ये जो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले होते हैं ये एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, और जो लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है ये बेसिक नेचर का होता है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये एसिडिक नेचर का है। इसको पता करने का एक और तरीका होता है कि एसिडिक ऑक्साइड्स जब पानी में जाते हैं तो वो ऑक्सी एसिड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो Mn2O7 जब पानी में जाता है तो HMnO4 पर मैग्निक एसिड का फॉर्मेशन करता है। इससे भी हमें पता चलता है कि Mn2O7 एक एसिडिक ऑक्साइड है। तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following pair of ions has same value of spin only magnetic moment? स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है आप ऑलरेडी जानते हैं। मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला होता है √n+2। मैं लिख के बता देता हूं आपको, √n+2। यहां पे n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब हमसे पूछा जा रहा है कि गिवन आयंस हमें 4 ऑप्शन के अंदर 2-2 आयंस गिवन है, तो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है। अगर हमें कन्फिगरेशन अच्छे से पता होंगे तो ये क्वेश्चन जल्दी होगा, पर कन्फिगरेशन वीक है तो इस क्वेश्चन में टाइम लग सकता है। तो कन्फिगरेशन इन जनरल आपको पता होंगे, ठीक है। अगर हमें यहाँ पे पता करना है कि सेम स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट है तो उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है। मुझे ये बताइए मैग्नेटिक मूवमेंट किस बात पर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। तो जिनके अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, क्या हम बोल सकते हैं उनका मैग्नेटिक मूवमेंट भी सेम होगा? ये हम ट्रिक बना लेते हैं, तो हमें बार बार ये फॉर्मूला लगा के मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना नहीं पड़ेगा। तो हमने ट्रिक बना ली, इफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट इज ऑल्सो सेम। ऑप्शन नंबर 2 से शुरुआत करते, CO+3 एंड Fe+2 को चेक करते। CO एटॉमिक नंबर कितना है 27। हमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है, तो 3d6 कन्फिगरेशन हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे और 1 इलेक्ट्रॉन 3d7 से निकलेगा। जब 3d6 कन्फिगरेशन को हम ऑर्बिटल डायग्राम में फिल करेंगे तो मुझे बताइए क्या यहाँ पे हुन्स रूल को फॉलो करते हुए हमारे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे? तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4। सिमिलरली अगर हम चेक करें Fe, तो Fe का एटॉमिक नंबर है 26। आर्गन 3d6 जब ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? रिमूव। तो क्या 3d6 कन्फिगरेशन बचेगा? और 3d6 कन्फिगरेशन है तो इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। दोनों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम है तो दोनों के पास मैग्नेटिक मूवमेंट भी कैसा होगा? सेम। इसलिए हमारा आंसर Fe+2 एंड CO+3 हैज सेम मैग्नेटिक मूवमेंट। ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। पर आपकी तसल्ली के लिए एक बार बाकी बचे हुए ऑप्शंस भी हम चेक कर लेते हैं। अदर ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर 1 के अंदर कॉपर+1 एंड कॉपर+2 दिया हुआ है। आप जानते हैं कॉपर+1 का कन्फिगरेशन आर्गन 3d10 होगा जिसके अंदर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, पर कॉपर+2 के अंदर 3d9 कन्फिगरेशन होगा जिसके अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा। तो मुझे बताइए क्या यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम है? नहीं है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी सेम नहीं होगा। नेक्स्ट, टाइटेनियम+2 एंड वेनेडियम+2 दोनों के अंदर से 2-2 इलेक्ट्रॉन निकालें तो हमारे पास कन्फिगरेशन आता है 3d2 एंड 3d3। 3d2 वाले में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 3d3 वाले में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर अलग अलग हैं तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी अलग अलग होगा। Mn+2 एंड Zn+2, Mn+2 का कन्फिगरेशन 3d5, Zn+2 का कन्फिगरेशन 3d10। 3d5 के अंदर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 3d10 के अंदर 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अलग अलग है मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट भी अलग अलग होगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 2, CO+3 एंड Fe+2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट K2Cr2O7। इसका नाम होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, कुछ स्टेटमेंट ये गिवन है उनको एक बार पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1, बॉन्ड एंगल ऑफ CrOCr is greater than 109.5 degree. Shape around chromium is tetrahedral. 2 types of CrO bond length are present and it does not produce O2 on heating. हमें कैसा आंसर मार्क करना है? इनकरेक्ट। ध्यान रखिएगा पॉइंट्स का। देखते हैं आगे। स्ट्रक्चर देखा, डायक्रोमेट का स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं बॉन्ड एंगल की। CrOCr ये बॉन्ड एंगल डेटा बेस्ड हमें एनसीईआरटी के डायग्राम गिवन है, याद रखने वाला है। अगर हम कंसेप्चुअली देखें
तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर 2 सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और 2 लोन पेयर होने के कारण बॉन्ड एंगल 109 से कम होना चाहिए था, पर शायद साथ में बल्कि ग्रुप होने के कारण, साइड में बल्कि ग्रुप होने के कारण ये एंगल 109 से कम होने की बजाय 109 से क्या होता है, ज़्यादा। और अगर अप्रॉक्सीमेट एंगल की बात करें तो इसका एंगल जो आता है वो 126 डिग्री होता है, याद रखने वाली बात है। तो इसका एंगल 109 से ज़्यादा है, हमारा एक स्टेटमेंट वहाँ पे ऑप्शन में करेक्ट होता है। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा था कि यहाँ पे 2 तरीके की हमारे पास CR और O के बीच में बॉन्ड लेंथ है। तो मुझे बताइए इस ओवरऑल मॉलिक्यूल के अंदर क्रोमियम कितने ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है? सर टोटल 7 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। कितने CR-O लिंक है? तो अगर हम बोलें तो ये जो साइड में ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं इनको मैं टर्मिनल ऑक्सीजन बोल रहा हूँ, और ये जो सेंटर में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है जो 2 क्रोमियम को जोड़ रहा है इसे हम ब्रिजिंग ऑक्सीजन बोल रहे हैं। तो क्रोमियम जब ब्रिजिंग ऑक्सीजन से जुड़ रहा है तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ x बन रही है, लेट सपोज, और जब क्रोमियम टर्मिनल ऑक्सीजन से जुड़ रहा है तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ कितनी बन रही है, y बन रही है, लेट सपोज कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर हम इन तीनों ऑक्सीजन में देखें तो क्या ये पाई बॉन्ड रहेगा और रेजोनेंस करेगा, और रेजोनेंस करने के कारण यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो आएगा 1 प्लस पाई बाय सिग्मा 1 प्लस 2/3 मतलब 5/3। क्या 1 से ज़्यादा आ जाएगा? 1.66 आ जाएगा। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 1.66 के आसपास है। सिमिलरली इन तीनों CR-O बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर भी कितना आएगा? 1.66। तो ये जितने भी साइड वाले 6 CR-O लिंक्स हैं इन सब की बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर 1.66 के अकॉर्डिंग आएगी, और कितनी आएगी? y के बराबर। इतनी बात समझ आई। अब अगर हम इस ब्रिजिंग वाले ऑक्सीजन से जुड़े हुए CR-O बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन मैक्सिमम 2 ही बॉन्ड बना सकता है, और यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं होगा तो यहाँ पे केवल CR और O के बीच में क्या सिंगल बॉन्ड ही है। तो इन दोनों ब्रिजिंग ऑक्सीजन से जुड़े हुए क्रोमियम वाला का बॉन्ड ऑर्डर जो रहेगा वो कितना रहेगा? 1। अब मुझे आप बताइए बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ का रिलेशन क्या होता है? हम ऑलरेडी जानते हैं कि बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। तो क्या यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कम है और जितने भी टर्मिनल ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं वहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है, तो क्या बॉन्ड लेंथ सभी CR-O वाली सेम रहेगी या अलग अलग आएगी? सर अलग अलग आएगी। जितने भी टर्मिनल वाली है वो एक जैसी रहेगी, जितनी भी ब्रिजिंग वाली है वो एक जैसी रहेगी, पर ब्रिजिंग और टर्मिनल वाली सेम नहीं रहेगी। तो क्या यहाँ पे 2 तरीके की बॉन्ड लेंथ आएगी, x और y? हाँ आएगी। हम ये भी पता कर लेते हैं कि x बड़ा होगा या y, तो जहाँ बॉन्ड ऑर्डर कम है वहाँ पे बॉन्ड लेंथ कैसी आएगी? ज़्यादा, इसलिए x विल बी ग्रेटर देन y। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि यहाँ पे 2 तरीके की बॉन्ड लेंथ प्रेजेंट है। तीसरा स्टेटमेंट हमें गिवन है कि टेट्राहेड्रल शेप है अराउंड क्रोमियम। तो अगर हम यहाँ पे क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, और 4 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर वाले का हाइब्रिडाइजेशन sp3 ज्योमेट्री कैसी होगी? टेट्राहेड्रल। तो यहाँ पे क्रोमियम के अराउंड कैसी शेप है? टेट्राहेड्रल। ये स्टेटमेंट भी कैसा है? करेक्ट है। हमसे इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा हुआ है। 4th स्टेटमेंट देखते हैं, इट डज नॉट प्रोड्यूस O2 ऑन हीटिंग। तो हीटिंग करके देखते हैं, K2Cr2O7 हीट करने पे K2Cr4 प्लस Cr2O3 प्लस O2 देता है। क्या आपको जनरल कंसेप्ट पता है? जितने भी कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक्सेस नंबर में ऑक्सीजन होता है, लाइक पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम क्लोरेट, ये सारे मॉलिक्यूल्स हीट करने पे O2 गैस देते हैं। तो क्या ये हाई ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड है? और हाई ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड हीट करने पे पक्की बात है क्या रिलीज करता है? ऑक्सीजन रिलीज करता है। ऑप्शन 4 हमें बोल रहा है कि O2 नहीं देता, तो क्या ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर 4। फ्री नीट मॉक टेस्ट मेजर टेस्ट 2025 ओपन फॉर ऑल। नीट एलन आपके लिए ला रहा है एक फ्री मॉक टेस्ट जिसके अंदर आप अपनी प्रिपरेशन चेक कर सकते हैं। रजिस्टर करने के लिए आप एलन की साइट पे जाके कर सकते हैं। ये पेपर 28 अप्रैल को होगा, टाइमिंग रहेगा 2 से 5। आप इंटरेस्टेड है तो रजिस्टर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्रोमेट चेंजेस टू डाइक्रोमेट इन pH बराबर x
एंड वाइस वर्सा मीन डायक्रोमेट चेंजेस टू क्रोमेट इन pH बराबर y। हैंस x एंड y आर रिस्पेक्टिवली। हमसे पूछी जा रही है कि x और y मतलब pH की वैल्यू क्रोमेट से डायक्रोमेट जाने पे क्या होगी और डायक्रोमेट से क्रोमेट जाने पे क्या होगी। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। हम जानते हैं क्रोमेट और डायक्रोमेट एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। क्रोमेट डायक्रोमेट में कन्वर्ट होता है इन एसिडिक मीडियम एंड डायक्रोमेट क्रोमेट में कन्वर्ट होता है इन बेसिक मीडियम। अगर ये इन्फॉर्मेशन हमें ऑलरेडी पता है तो एसिडिक मीडियम हम जानते हैं pH की वैल्यू 7 से कम पे होती है और बेसिक मीडियम pH 7 से ज़्यादा पे होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें हमें ऐसा ऑप्शन चूज करना है जहाँ पर x की वैल्यू गिवन है 7 से कम और y की वैल्यू गिवन है 7 से ज़्यादा। ऐसा हमें कौन से ऑप्शन में गिवन है जहाँ पे x की वैल्यू 7 से कम और y की वैल्यू 7 से ज़्यादा? ऑप्शन नंबर 1 के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 में दोनों ही वैल्यू 7 से कम गिवन है। ऑप्शन नंबर 3 के अंदर उल्टा दिया हुआ है, x की वैल्यू 7 से ज़्यादा दी गई है और y की वैल्यू 7 से कम दी गई है, जो कि कैसा हो जाएगा? गलत। और ऑप्शन नंबर 4 भी कैसा हो जाएगा? गलत, क्योंकि 7 दी गई है। ऐसा नहीं होता, न्यूट्रल में ये कोई इंटर कन्वर्जन नहीं होता, एसिडी का बेसिक में इंटर कन्वर्जन होता है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन जो आएगा वो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 1। चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर 1। अब इसके लिए एक ट्रिक भी आप याद रख सकते हैं कि CrO4-2 को हम बोलते हैं क्रोमेट आयन, तो इसका C ले लिया। Cr2O7-2 को हम बोलते हैं डायक्रोमेट, तो इसका क्या ले लिया हमने? D। एसिडिक का A ले लिया और बेसिक का B ले लिया। तो सिंपल हमारी ABCD बन गई, A B C D। एरो के ऊपर A, एरो के नीचे B, एरो के इधर C, एरो के उधर D। तो क्या ABCD वाली ट्रिक याद रखेंगे? एसिडिक मीडियम में क्रोमेट डायक्रोमेट में जाता है और बेसिक मीडियम में डायक्रोमेट क्रोमेट में कन्वर्ट होता है। याद रख सकते हैं इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग कन्वर्जन। एक X कलर का कंपाउंड है, KOH के साथ फ्यूज करने पर एयर में डार्क ग्रीन कलर का Y कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है। H+ मतलब एसिडिक मीडियम के अंदर Z टाइप का एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का फॉर्मेशन कर रहा है और साथ में जो इनिशियली X कंपाउंड था उसका वापस फॉर्मेशन हो रहा है। ये रिएक्शन कुछ कुछ हमें KMnO4 की प्रिपरेशन की याद दिला रही है। देखते हैं। X KOH एयर, Y डार्क ग्रीन, Z ऑक्सीडाइजिंग। हम जानते हैं ऑलरेडी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग कि जब हम MnO2 को, जो कि एक ब्लैक कलर की ओर होती है Mn की, KOH के साथ एयर में मतलब O2 में फ्यूज करते हैं तो K2MnO4 टाइप का कंपाउंड बनता है जिसका कलर कैसा होता है? ग्रीन। ये जो K2MnO4 होता है ये स्टेबल होता है कौन से मीडियम में? बेसिक मीडियम में। तो अगर हम इसे कैसा मीडियम प्रोवाइड कर दें? एसिडिक, तो ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है, डिसप्रपोर्शनेट हो जाता है। क्या हो जाता है? डिसप्रपोर्शनेट। आप जानते हैं डिसप्रपोर्शनेशन का मतलब खुद का ऑक्सीडेशन भी कर बैठता है और खुद का रिडक्शन भी। तो यहाँ पे ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में? +6। ये +7 में भी चला जाएगा और +4 में भी चला जाएगा, खुद का ऑक्सीडेशन भी कर लेगा और खुद का रिडक्शन भी कर लेगा। तो डिसप्रपोर्शनेट होके ये KMnO4 बना देता है। ठीक है, अब अगर हम ऊपर वाली XYZ से मैच करें तो X हमारे पास MnO2 आ जाएगा, Y हमारे पास K2MnO4 आ जाएगा और Z हमारे पास KMnO4 और X हमारे पास MnO2 आ जाएगा। तो वापस चलते हैं ऑप्शंस की तरफ। क्या X MnO2 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या Y K2MnO4 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या Z KMnO4 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। हमें क्या बताना है? इनकरेक्ट। कलर ऑफ Z इज ड्यू टू DD ट्रांजिशन। सॉल्यूशन पे चलते हैं। KMnO4 कलर्ड होता है? बिल्कुल होता है। कैसे कलर का होता है? पर्पल कलर का। KMnO4 कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में? +7। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर कोई कंपाउंड हो, डायामैग्नेटिक हो और फिर भी वो कलर्ड हो तो उसका रीज़न DD ट्रांजिशन नहीं होता है बल्कि चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होता है। क्या होता है? चार्ज। जैसे हम शॉर्ट में बड़े अच्छी तरीके से जानते हैं CTS कहा जाता है। क्या कहा जाता है? CTS। तो क्या KMnO4 का कलर DD ट्रांजिशन के कारण है या CTS के कारण है? ऑब्वियसली CTS के कारण है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इनकरेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ TH। TH का नाम है थोरियम। ठीक है, थोरियम एक्टिनोइड सीरीज का पहला एलिमेंट है।
एटॉमिक नंबर 90 है। कन्फिगरेशन ओवरऑल एफ ब्लॉक के हमें पता होने चाहिए। तो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको कन्फिगरेशन याद होगा तो डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो थोरियम का कन्फिगरेशन जो होता है ये ऑप्शन नंबर 2 होता है। मुझे बताइए इस ऑप्शन के अंदर एक खास बात है, सभी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर n-2 एफ सबशेल के अंदर कम से कम एक इलेक्ट्रॉन होता है। पर क्या थोरियम में आपको एक इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो इसके अंदर एक भी 5f इलेक्ट्रॉन नहीं होने के बावजूद भी इट इज कंसिडर्ड एज एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो ये ब्लॉक एक्सेप्शन की कैटेगरी में आता है। किसकी कैटेगरी में? ब्लॉक एक्सेप्शन। एक भी n-2 एफ सबशेल में इलेक्ट्रॉन ना होने के बावजूद भी इसको एफ ब्लॉक में रखा गया है। तो ये बात हमें इंपॉर्टेंटली ध्यान रखनी है, किसी और लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो। यहाँ पे तो सिंपली कन्फिगरेशन पूछा गया था जो कि मेमोरी बेस्ड है, आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 आएगा, देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर कंपाउंड्स ड्यू टू, किस रीजन के कारण? हमसे रीजन पूछा जा रहा है। स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं। ऑप्शंस: स्ट्रॉन्ग शील्डिंग ऑफ n-1d इलेक्ट्रॉन्स, वेरी स्मॉल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन n-1d एंड ns सबशेल, presence of unpaired electron and high energy difference between n-1d and ns subshell। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 2। एक थ्योरेटिकल एनसीईआरटी की लाइन है, या ओवरऑल हम कंसेप्चुअली भी समझना चाहें तो जनरली किसी भी एलिमेंट के अंदर आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात करें तो n-1d और ns सबशेल, यहाँ पे इस तरीके का डी ब्लॉक का एलिमेंट्स का कन्फिगरेशन होता है। तो यहाँ पे भी केवल ns के इलेक्ट्रॉन्स को ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए था, पर n-1d और ns के बीच में ज़्यादा एनर्जी का डिफरेंस नहीं होता, बहुत कम एनर्जी का डिफरेंस होता है, क्योंकि n-1d की पुअर शील्डिंग होती है। उसकी वजह से जेड इफेक्टिव बढ़ने के कारण s ऑर्बिटल क्लोज आ जाता है। तो वेरी लेस एनर्जी डिफरेंस होने के कारण जब एनर्जी आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आती है तो कुछ एनर्जी n-1d तक भी पहुंच जाती है, और ये दोनों ही ऑर्बिटल्स बॉन्ड फॉर्मेशन करने में पार्टिसिपेट करने लग जाते हैं। तो n-1d क्यों पार्टिसिपेट कर पा रहा है? क्योंकि ns और n-1d के बीच में ज़्यादा एनर्जी का डिफरेंस नहीं है, लेस एनर्जी का डिफरेंस है, और इस लेस एनर्जी डिफरेंस के कारण n-1d कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट्स इन बॉन्डिंग, एंड दैट इज वाई जब अंदर वाले डी के इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करेंगे तो क्या फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी या डी के अंदर वेरिएबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो डिफरेंट एलिमेंट्स के अंदर डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण ट्रांजिशन एलिमेंट शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। आंसर चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पे वही बात समझाई हुई है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैच द फॉलोइंग, कुछ हमें पॉइंट्स दी गिवन है, कुछ हमें मेटल्स गिवन है। कौन सा पॉइंट किस मेटल की प्रॉपर्टी को समझा रहा है, हमें मैच करते हुए चलना है। द मेटल विच रिवील्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, 4 एलिमेंट गिवन है। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो स्कैंडियम केवल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, करेक्ट। कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। Mn की अगर बात करें, मैग्नीज की बात करें तो ये +2, +3, +4, +5, +6, +7, +2 से लेकर +7, 6 टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। और अगर जिंक की हम बात करें तो ये केवल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो मुझे बताइए इन चारों में से मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है? मैग्नीज। तो हमारे पास ए वाले का थर्ड ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ऐसा हमें थर्ड ऑप्शन के अंदर और सेकंड ऑप्शन के अंदर गिवन है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन तो हमारा ऑलरेडी गलत हो गया है। सेकंड ऑप्शन देखें, द मेटल ऑल्दो प्लेस्ड इन डी ब्लॉक, ऐसा एलिमेंट जो डी ब्लॉक में रखा हुआ है बट नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, क्या सभी डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन बोला जाता है? नहीं। All D block element except group 12 element Zn, Cd, Hg and UUB को हम छोड़ देते हैं, इन्हें नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है। तो क्या यहाँ पे हमें Zn गिवन है,
क्या ये Zn हमारे पास यहाँ पे 12th ग्रुप का एलिमेंट है, और 12th ग्रुप का एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता, ऑल्दो उसे डी ब्लॉक में रखा जाता है। तो क्या बी वाले का फोर्थ ऑप्शन आंसर आ जाएगा। बी का फोर्थ हमें कौन से में गिवन है, सेकंड में, तो हमें आंसर तो पता चल गया कि सेकंड आना चाहिए। फिर भी एक बार सी और डी को हम चेक कर लेते हैं। द मेटल विच डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मुझे बताइए स्कैंडियम कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, +3। जिंक कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, +2। वेरिएबल शो कर रहा है क्या, नहीं, स्कैंडियम केवल +3 शो कर रहा है और जिंक केवल +2। तो क्या ये दोनों ही वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर रहे? तो इसके दो आंसर आ सकते हैं, स्कैंडियम भी आ सकता है और जिंक भी। पर हमें सेकंड ऑप्शन के अंदर क्या गिवन है, 1। तो जो भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग गिवन है हम उसको मार्क कर देंगे। तो सी को हम मैच कर देंगे किससे, फर्स्ट से। हम उसको फोर्थ से मैच कर सकते थे, पर ऐसा ऑप्शन में गिवन नहीं है, इसलिए हमने किससे मैच करा, 1 से। इसके दोनों आंसर हो सकते हैं, फर्स्ट भी एंड फोर्थ भी, पर हमने मार्क क्या करा, फर्स्ट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। फोर्थ देखते हैं, द मेटल विच डिस्प्रोपोर्शनेट इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इन एक्वस मीडियम। आपको एक पॉइंट पता होना चाहिए कॉपर के बारे में, सॉल्यूशन पे देखते हैं। द मेटल विच प्रोपोर्शनेट कौन होता है, कॉपर। हम जानते हैं कि एक्वस मीडियम के अंदर कॉपर +1 एंड कॉपर +2, कॉपर +2 मोर स्टेबल होता है। इसका रीज़न होता है हाई हाइड्रेशन एनर्जी। सर कॉपर +1 का तो D10 कन्फिगरेशन है और कॉपर +2 का तो D9 कन्फिगरेशन है, तो कॉपर D9 वाला कैसे ज़्यादा स्टेबल, ये तो फुलफिल्ड कन्फिगरेशन है। तो जब एक्वस मीडियम के अंदर स्टेबिलिटी की बात होती है तो ये फुलफिल्ड हाफ फिल्ड कन्फिगरेशन पे डिपेंड नहीं करता, मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे मल्टीपल फैक्टर जो डोमिनेटिंग होकर कॉपर +2 को स्टेबल बता रहा है वो है इसकी हाई हाइड्रेशन एनर्जी होना, और कॉपर +2 की हाई हाइड्रेशन एनर्जी होने के कारण Cu+2 कॉपर +1 से ज़्यादा स्टेबल होता है। इसी वजह से अगर हम कॉपर +1 को पानी में डालते हैं तो ये मोर स्टेबल कॉपर +2 में कन्वर्ट होने की कोशिश करता है, और उस प्रोसेस में ये खुद का डिस्प्रपोर्शनेशन कर बैठता है, खुद का ऑक्सीडेशन भी करता है और खुद का रिडक्शन भी करता है। तो कॉपर +1 को कभी भी पानी में डालेंगे तो वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करेगा, बल्कि डिस्प्रपोर्शनेट हो जाएगा +2 में एंड 0 में। तो कौन सा एलिमेंट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में डिस्प्रपोर्शनेट होता है, वो है कॉपर। इस फोर्थ स्टेटमेंट डी वाले को हम एक और तरीके से भी जान सकते थे। बाकी स्कैंडियम, मैंगनीज और जिंक +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट ही नहीं करते। ओनली इन एलिमेंट्स में से जो +1 में एग्जिस्ट करता है वो कौन है, कॉपर। इसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे डी वाले का सेकंड वाला आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में गिवन है, ऑप्शन नंबर 2। आशा करता हूँ कि आपने ये 20 क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से सुना होगा और ये आपके आने वाले नीट एग्ज़ाम में मार्क्स में इम्प्रूवमेंट लाने में आपकी हेल्प करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।